हेलो गाइस। तो एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम ऑर्गेनॉन का एक टॉपिक लेने वाले हैं। आज हम केंट के 12 ऑब्जर्वेशंस पढ़ेंगे और वैसे 12 है तो आज हम सिर्फ 6 करेंगे। 6 नेक्स्ट वीडियो में आएगी और हम बहुत डिटेल में करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता चले कि अगर हमने मेडिसिन दी है तो उसका क्या एक्शन आता है इंसान पे, या हमें कब रिपीट करनी है, कब क्या करना है, या सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन में हमें कैसे प्रिस्क्राइबिंग करनी है बेस्ड ऑन कि वो इंसान को रिलीफ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उसको एग्रवेशन है क्या, उसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है। तो इसके लिए केंट ने अपने लाइफ टाइम में बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस देखी आफ्टर प्रिस्क्राइबिंग। तो उनको फिर उन ऑब्जर्वेशन को लिखा गया और फिर बताया गया कि इस ऑब्जर्वेशन, अगर ये इस टाइप की ऑब्जर्वेशन आपकी प्रैक्टिस में भी दिख रही है तो आप क्या कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आज हम केंट की 12 ऑब्जर्वेशन में से 6 ऑब्जर्वेशन आज पढ़ेंगे कि ऐसी क्या ऑब्जर्वेशन थी और उन ऑब्जर्वेशन में हमें क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन है वो है कि अगर कोई इंसान है, उसको आपने कोई दवाई दी, उसके बाद उसको एग्रवेशन हो रहा है और वो प्रोलॉन्ग्ड एग्रवेशन है, उसके बाद इंसान डिक्लाइन ही जा रहा है, मतलब वो ठीक होने का कोई स्कोप नहीं दिख रहा। ठीक है, मतलब इसको लिखा कैसे है, अ प्रोलॉन्ग्ड एग्रवेशन एंड देन फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन है जैसे कि ये ऊपर वाला ग्राफ एग्रवेशन दिखा रहा है, नीचे वाला ऊपर वाला ग्राफ एमोरिएशन दिखा रहा है, नीचे वाला एग्रवेशन। ठीक है, तो अगर इंसान है, उसको हमने दवाई दी और उसको प्रोलॉन्ग्ड एग्रवेशन है, वो इंसान का डिक्लाइन ही जा रहा है, तो इस स्टेज में आपको ये चीज समझनी है कि मे बी आपने जो दवाई दी है वो बहुत ज्यादा हाई पोटेंसी की दे दी है। ठीक है, या तो ये कंडीशन हो सकती है, या जो केस है वही इनक्योरेबल है, या आपने अच्छे से सिमिलिमम फाइंड आउट नहीं किया। तो ये इन कंडीशंस में ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो इंसान है उसको प्रोलॉन्ग्ड एग्रवेशन में चला जाता है, उसके बाद भी हमें लगता है कि वो ठीक होगा, वो ठीक नहीं होता, उसका और डिक्लाइनिंग फेज आ जाता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या इन्फ्रेंस फाइंड आउट कर सकते हो कि मे बी जो एंटीसोरिक डीप मेडिसिन आपने दी है उसने अंदर जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन और बहुत ज़्यादा पैथोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है, या मे बी उसकी जो जिस स्टेज में वो आया था उस स्टेज में ही वो बहुत सारे पैथोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन के साथ आया था। ठीक है, ये हो सकता है, या जो आपने उसको बहुत ज़्यादा हाई पोटेंसी दे दी है, या जो केस है वो इनक्योरेबल है और इन स्टेज में जो प्रोग्नोसिस है, जो भी क्योर है, वो थोड़ा सा अनफेवरेबल होता है। ठीक है, अब इन केसेस में आपको क्या करना है, अगर आप ऐसा कोई भी कंडीशन देखते हो और आप देख रहे हो कि प्रोलॉन्ग एग्रवेशन है, तो आपको जल्दी से जल्दी उसको एंटीडोट करना है, क्योंकि आपने सफिशिएंटली वेट कर लिया है कि अब वो इंसान ठीक होगा। पर अगर वो आपकी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है, उसको एग्रवेशन नहीं हो रहा और उसकी जनरल कंडीशंस और वर्स होती ही जा रही है, तो आपको उस मेडिसिन का एंटीडोट करना है। ठीक है, इस चीज में। ठीक है, अब इन चीजों से हमें क्या कंक्लूड होता है कि कहीं पे भी अगर कोई इनक्योरेबल केस है या कोई डाउटफुल केस है, तो उन कंडीशन में आपको 30 और 200 पोटेंसी से स्टार्ट करना है। जैसे अगर कोई केस है, आपको लग रहा है कि इसमें सिमिलिमम तो दे दी लेकिन ये थोड़ा इनक्योरेबल से लग रहा है, तो उसमें आप लो पोटेंसी से स्टार्ट करो वो वाला केस। और कभी भी हमें डीप जो मेडिसिन होती है, डीप रिएक्टिंग जो मेडिसिन होती हैं, उनको नहीं प्रिस्क्राइब करना है अगर कोई पहले से ही ऑर्गेनिक डिजीज उस इंसान के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं इसको रीड कर देती हूँ। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, अ प्रोलॉन्ग्ड एग्रवेशन एंड देन फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट। इससे इन्फ्लुएंस क्या आता है कि या तो आपने एंटीसोरिक डीप मेडिसिन इज गिवन दैट हैज स्टैब्लिश्ड डिस्ट्रक्शन, और इधर हाई पोटेंसी इज गिवन। ठीक है, इसके अलावा पैथोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन पहले से ही आ चुका है उसकी बॉडी में, केस कैसा है, ये इनक्योरेबल है, प्रोग्नोसिस अनफेवरेबल है। ठीक है, इस कंडीशन में आपको जल्दी से उसको एंटीडोट करना आपको उसकी मेडिसिन का। और कंक्लूजन में कि ये जो केस है वो इनक्योरेबल है और डाउटफुल केस है, तो इस कंडीशन में आपको ऐसे केसेस में आपको लो पोटेंसी लाइक 30 और 200 पोटेंसी से स्टार्ट करना है, और कभी भी डीप एक्टिंग रेमेडी नहीं देनी है अगर आपको लगता है कि जो डिजीज है वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक लग रही है। ठीक है, तो इन कंडीशन में मतलब बहुत ज्यादा डीप अगर ऑर्गेनिक डिजीज फॉर्म हो चुका है तो इसमें आपको डीप रेमेडी फॉर्म नहीं देनी है। ठीक है, डीप एक्टिंग। ये है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। अब आते हैं सेकेंड ऑब्जर्वेशन पे। सेकेंड ऑब्जर्वेशन है कि अगर कोई इंसान है, उसको आपने रेमेडी दी, स्टार्टिंग में तो एग्रवेशन हुआ लेकिन बाद में धीरे धीरे स्लो इंप्रूवमेंट दिख रहा है। ठीक है, जैसे लॉन्ग एग्रवेशन बट फाइनल एंड स्लो इंप्रूवमेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले उसको एग्रवेशन हुआ, फिर धीरे धीरे करके वो फाइनल या थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसमें सबसे पहली चीज, इसमें अगर वो इंप्रूवमेंट दिख रही है आपको, चाहे वो स्लो भी क्यों ना है, तो इससे समझ आ रहा है कि
देयर इज अ होप फॉर रिकवरी, ठीक है, और जो प्रोग्नोसिस है वो फेवरेबल, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पहले तो इसमें दिख रही है, ठीक है। तो इसमें प्रोग्नोसिस फेवरेबल है और देयर इज अ होप फॉर रिकवरी, ठीक है। अब इन केसेस में आपको करना क्या है, ठीक है। इन केसेस में सबसे पहले आपको ये चीज़ समझ आ रहा है कि अगर उसको स्लो इंप्रूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब कि अभी भी जो आपने रेमेडी दी थी उसका एक्शन चल रहा है, तो आपको उसके एक्शन को डिस्टर्ब नहीं करना है। ये एक रूल होता है होम्योपैथी में भी कि अगर कोई रेमेडी है वो अगर किसी को बहुत रिलीफ दे रही है, उसमें इंप्रूवमेंट दिख रहा है, तो उस रेमेडी को चेंज नहीं करना होता है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमें उसके एक्शन को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। और अगर डाउटफुल केसेस हैं कि लग रहा है कि स्लो, बहुत ज़्यादा ही स्लो इंप्रूवमेंट है और एग्रीवेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इम्प्रूवमेंट, तो हम उन केसेस में एंटीडोट भी अपने साथ रख सकते हैं कि अगर बाय चांस केस अगर बहुत बिगड़ा तो आप एंटीडोट दोगे, ठीक है। तो ये था सेकेंड वाला ऑब्जर्वेशन कि अगर लॉन्ग एग्रीवेशन है उसके साथ थोड़ा या छोटा मोटा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट और जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि अगर एग्रीवेशन बहुत ज़्यादा क्विक है और जो इम्प्रूवमेंट है वो भी बहुत रैपिडली उसके बाद आई, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। अभी हम जो थर्ड और फोर्थ पढ़ेंगे ना, वो दोनों ही जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेबल माना जाता है इन होम्योपैथिक प्रैक्टिस। अगर छोटा सा मतलब अगर जैसे दवाई दी उसके कुछ ही घंटों में अगर एग्रीवेशन आ रहा है और वो बहुत क्विक और बहुत ज़्यादा क्विक एग्रीवेशन है, ठीक है, और उसके बाद उसको उतने ही क्विकनेस और उतने ही रैपिडनेस के साथ इम्प्रूवमेंट भी मिल रही है उस पेशेंट में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बहुत ही क्लासिकल होम्योपैथिक एग्रीवेशन का साइन है, ठीक है, कि इनिशियली तो उसको एग्रीवेशन हुआ लेकिन उसके बाद वो ठीक हो गया, ठीक है। तो ये क्लासिकल, ये जो होम्योपैथिक एग्रीवेशन है वो आपको समझ आ ही रहा होगा कि अगर आपने हाई डोज दे दिया या कुछ इन कंडीशन की वजह से होम्योपैथिक एग्रीवेशन आ सकता है, ठीक है। तो अब इन केसेस में क्या करना है, आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि रैपिड इंप्रूवमेंट हो रही है पेशेंट की, तो इन केसेस में भी आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि आपने जो रेमेडी का सिलेक्शन किया है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। जो इंसान का वाइटल फोर्स है वो भी बहुत प्रॉपरली एक्ट कर रहा है और कोई भी स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं है उसकी बॉडी में, ठीक है। और एक और चीज़ इनमें बोला गया है कि जो एग्रीवेशन अगर क्विक आ रहा है तो एक और चीज़ है कि आपको उसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि वो जो एग्रीवेशन आएगा वो कभी भी स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं करेगा उसकी बॉडी में, जैसे कि, और वो कभी भी वाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट नहीं करेगा, उसे सरफेस एग्रीवेशन है तो वो भी सबसाइड हो जाएगी, ठीक है। इन कंडीशन में जो प्रोग्नोसिस होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है, तो प्रोग्नोसिस इज वेरी गुड। अब इन कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है वो ऐसा कहता है कि मुझे बहुत तेज एग्रीवेशन आप देख रहे हो, उसके बाद उसका बहुत क्विक रिलीफ है, बहुत रैपिड इंप्रूवमेंट है पेशेंट में, तो उन कंडीशन में भी आपको एक्शन जो है मेडिसिन का उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। अब जो ये आता है ना वो एक्यूट केसेस में कुछ घंटों के अंदर आ सकता है और क्रॉनिक केसेस में ये जो एग्रीवेशन और ये उसके बाद रिलीफ या ये जो ऑब्जर्वेशन है वो कुछ दिनों में भी दिख सकती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये था थर्ड ऑब्जर्वेशन, द एग्रीवेशन इज क्विक, शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग विथ रैपिड इंप्रूवमेंट ऑफ पेशेंट, ठीक है। तो ये था थर्ड। इसके बाद आते हैं हम फोर्थ ऑब्जर्वेशन पे। फोर्थ ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज़्यादा आइडियल है। इसमें क्या है कि इंसान को आपने रेमेडी दी, उसके बाद उसको कोई एग्रीवेशन नहीं हुआ, सीधा रिकवरी की तरफ वो चला गया, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो, देयर इज नो एग्रीवेशन, देयर इज ओनली रिलीफ एंड आफ्टर द पेशेंट ऑल्सो गॉट रिकवर्ड फ्रॉम द केस, ठीक है। तो ये जो है क्लासिकल होम्योपैथिक क्योर होता है, ठीक है, होम्योपैथिक क्योर का एग्जाम्पल है। इससे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो कि जो रेमेडी आपने दी है या जो पोटेंसी आपने दी है वो बिल्कुल टोटली फिट हुई है केस में, दैट इज़ वाई कोई एग्रीवेशन भी नहीं आया और उसको बहुत ही अच्छा रिकवरी भी आया, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर भी कोई ऑर्गेनिक चेंजेस नहीं है, जो इंसान है उसका भी वाइटल फोर्स अच्छे से वर्क कर रहा है, सब कुछ वो बहुत रिएक्टिव स्टेज में है, ठीक है। और इसके अंदर भी और जनरली ऐसा बोला गया है, इट बिलोंग टू फंक्शन ऑफ नर्व रैदर दैन टू थ्रेटन चेंज इन टिश्यूज, ठीक है। ये बोला गया है कि ऐसी जो डिजीजेज होती है वो जनरली नर्व से रिलेटेड वाली डिजीज होती है जिसमें ऐसा चीज़ देखी जाती है, ठीक है। इसमें प्रोग्नोसिस बहुत ही अच्छा है एक्यूट केस में, और क्रॉनिक में थोड़ा डाउटफुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है जैसे आपने किसी को रेमेडी दी कोई और उसने एक्यूट केस में तो ठीक कर दिया, इसका मतलब कि उसका आपने पोटेंसी और सब कुछ बिल्कुल ठीक दिया, पर अगर क्रॉनिक केस में अगर वो बिल्कुल ही रिकवरी की साइड जा रहा है, कोई भी एग्रीवेशन नहीं हुआ, तो थोड़ा सा डाउटफुल भी हो सकता है, क्योंकि मे बी आपने जो रेमेडी दी वो पैलिएटिव हो, ठीक है, तो वो कुछ देर के लिए उसको रिलीफ दे रही है और रिकवरी कर रही है, तो उन कंडीशन में डाउटफुल हो सकता है कि मे बी आपने जो क्रॉनिक केस में दिया है रेमेडी वो पैलिएटिव तो नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखनी। इसके अलावा इसमें भी आपको क्या करना है कि जब तक उस इंसान को रिलीफ है, जब तक रिकवरी हो रही है, आपको उसके एक्शन को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, नॉट टू डिस्टर्ब द एक्शन ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो ये था फोर्थ ऑब्जर्वेशन, दैट इज देयर इज नो एग्रीवेशन विथ रिकवरी ऑफ द पेशेंट। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है
कि वो जो इंसान है, द एम्यूरेशन कम फर्स्ट एंड एग्रीवेशन कम्स आफ्टरवर्ड, ठीक है, कि पहले इंसान को आपने रेमेडी दी, उसको आराम मिला, उसके बाद उसको एग्रीवेशन होने लग गया। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। मतलब लाइक हम ये तो नहीं चाहेंगे कि जब तक हमने उसको रेमेडी दी, जब तक एम्यूरेशन था, मतलब जब ली स्टार्टिंग में उसको रिलीफ था, उसके बाद एग्रीवेशन में चला गया, तो ये चीज़ भी बहुत ही वर्स है। इस टाइम पे भी आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको रेमेडी चेंज करनी है और मोस्ट मिनिमम फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। इन केसेस में आपको क्या चीज़ दिख रही है कि या तो आपने जो पहले रेमेडी, अब ये भी तो हो सकता है कि उसको पहले रिलीफ क्यों मिला, कि अगर उसको एग्रीवेशन होना ही था तो उसको रिलीफ क्यों मिला, इसका ये भी एक सिंपल सा रीज़न हो सकता है कि जो आपने रेमेडी दी वो मे बी बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल हो या वो पैलिएटिव हो, ठीक है, या वो कुछ ही सिम्टम्स को कवर कर रही हो जो कि बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक है, तो उसको इसलिए रिलीफ लगा, लेकिन बाद में वो एग्रीवेशन की तरफ चली गई क्योंकि वो प्रॉपर सिमिलिमम नहीं थी, ठीक है। तो ये यहीं पे ये चीज़ें लिखी है, द रेमेडी वॉज एन एरर, सो अगेन स्टडी द केस, either remedy was only a superficial remedy or it was a palliative, ठीक है। it covers only grievous symptoms, did not cover whole case, hence not affect constitutional state of patient, ठीक है। इसलिए constitutional state of patient को नहीं affect किया, उसने कुछ ही symptoms को relief किया और हमें लगा कि भाई आराम मिल रहा है, लेकिन in general उसको आगे aggravation में ही जाना था क्योंकि उसकी जो remedy थी वो सिमिलिमम नहीं थी। इन कंडीशन में जो रेमेडी दी है वो प्रोग्नोसिस को अनफेवरेबल बनाती है, और इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि मोर और ज़्यादा सिमिलर रेमेडी ढूंढने की कोशिश करनी है, केस को वापस फाइंड आउट करना है, और हमें ये फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे फॉल्ट आया, क्या हमने रेमेडी गलत दिया इसलिए हुआ, या पेशेंट ने कुछ घपला किया है उसकी वजह से भी हो सकता है कि उसने रेमेडी लिया, मतलब लिया, उसको आराम मिला, मे बी उसने कुछ उसका एंटीडोट खा लिया, कुछ ऐसी चीज़ खा पी ली, उससे भी हो सकता है कि बाद में उसको एग्रीवेशन होने लग गया। या आप ऐसा तो नहीं कि उसका रेमेडी दी उसके बाद आप इतना रिपीट आपने कर दिया कि उसकी वजह से उसको एग्रीवेशन स्टार्ट हो गया। तो आपको समझना है कि फॉल्ट किस साइड है, रेमेडी में ही दिक्कत है, पेशेंट में दिक्कत है, रेपिटेशन में दिक्कत है, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से फाइंड आउट करना है। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन था कि द एम्यूरेशन कम फर्स्ट एंड एग्रीवेशन कम्स आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, दैट इज टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ सिम्टम, कि इसमें क्या हो रहा है कि जो सिम्टम्स है उसमें रिलीफ मिला है पर बहुत थोड़े समय के लिए, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है कि ये बहुत ही सिंपल है, इसमें ऐसा हो सकता है कि आपने, जैसे इन जनरल होता है कि कभी कभार कुछ इंसान होते हैं उनको कोई कंडीशन हुई, हमने उसको दवाई दी, उस टाइम रिलीफ हुआ, वापस रिलैप्स हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि बहुत थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिल रहा है उसके सिम्टम में, फिर वापस वो चीज़ आ रही है, ठीक है। तो इन कंडीशन में आपको इससे क्या समझ आ रहा है कि पेशेंट हैज़ डन समथिंग टू स्पॉइल द एक्शन ऑफ द रेमेडी। या तो ऐसा हो सकता है कि पेशेंट ने कुछ किया है ऐसा जिससे जो एक्शन ऑफ रेमेडी थी वो उस पर कुछ ऑब्स्टेकल आया है, ठीक है। या ऐसा हो सकता है, या दूसरा क्या हो सकता है कि एक्यूट केसेस में टू शॉर्ट एम्यूरेशन अकर बिकॉज ऑफ हाई ग्रेड ऑफ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। अगर एक्यूट केस है तो उसमें बहुत थोड़ी देर के लिए आराम मिल रहा है, इसका मतलब कि बहुत हाई ग्रेड का इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, ठीक है। अगर क्रॉनिक केस है तो उसमें बहुत ज्यादा टू शॉर्ट एम्यूरेशन मीन दैट देयर इज अ स्ट्रक्चर चेंज एंड ऑर्गन्स आर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अगर क्रॉनिक केस है उसमें बहुत थोड़ी देर के लिए आराम मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी में पहले से ऑर्गेनिक चेंजेस डेवलप हो चुके हैं, पैथोलॉजिकल चेंजेस, स्ट्रक्चर चेंजेस हो चुके हैं। तो आपकी दवाई ने उसको आराम दिया है थोड़ी देर के लिए, पर उसका कुछ क्योर नहीं है। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, कोई इंसान है, जैसे सबके पास 2 किडनी होती है, अगर किसी की 1 किडनी नहीं है या बिल्कुल ही नॉन फंक्शनल है, ठीक है, और आपने उसमें सिमिलिमम लगा के कोई दवाई दी, ठीक है, उसके सिम्टम्स के बेसिस पे, तो उसको हो सकता है कि कुछ देर के लिए आराम हो उसकी बर्निंग में या जो भी उसको सिम्टम्स आ रहे हैं उन चीज़ों में, ठीक है। लेकिन आप कोई भी दवाई देके उसकी नेक्स्ट किडनी जितना फंक्शन नहीं क्रिएट कर सकते, तो उसकी बॉडी में पहले से ही स्ट्रक्चरल चेंजेस हो चुके हैं। तो इस कंडीशन में बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए ही रिलीफ होगा सिम्टम में, या इसकी जो सिम्टम्स है वो बार बार रिलैप्स करते रहेंगे, ठीक है। इन कंडीशन में भी जो प्रोग्नोसिस होता है बहुत बैड होता है इन जनरल क्रॉनिक डिजीज में, ठीक है। तो ये आज हमने 6 ऑब्जर्वेशंस किए हैं। 6 ऑब्जर्वेशंस मैंने बताई आपको। पहला था अ प्रोलॉन्ग्ड एग्रीवेशन एंड देन फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट। सेकंड था लॉन्ग एग्रीवेशन विद फाइनल एंड स्लो इम्प्रूवमेंट। थर्ड था द एग्रीवेशन इज क्विक, शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग विथ रैपिड इम्प्रूवमेंट ऑफ पेशेंट। फोर्थ था नो एग्रीवेशन विथ रिकवरी ऑफ द पेशेंट, ठीक है। फिफ्थ था द एम्यूरेशन कम फर्स्ट एंड एग्रीवेशन कम्स आफ्टरवर्ड्स। सिक्स था टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ सिम्टम, ठीक है। इसके बाद के जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो
इसके बाद से बहुत थोड़ी सी मतलब बहुत छोटी सी वीडियो आएगी। तो आई होप आपको मैंने जो 6 ऑब्जर्वेशंस बताई वो समझ आई होगी। आप इनको अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो एक बुक आती है केंट मतलब जेटी केंट की लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक फिलोसफी करके, उसके अंदर एक चैप्टर है प्रोग्नोसिस करके, मुझे वो चैप्टर याद नहीं है पूरा नाम, प्रोग्नोसिस करके एक चैप्टर का नाम है। तो वो वाले चैप्टर में आप पढ़ सकते हो, उसमें सारे ऑब्जर्वेशन उन्होंने अपनी लैंग्वेज में अच्छे से समझाए हैं, तो आप उनको पढ़ के और अच्छे से रेफर कर सकते हो इन चीज़ों को, ठीक है। मैं वो उस क्या कहते हैं उसका नाम, उस चैप्टर का नाम डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और थोड़ी लाइटिंग कमी थी, मतलब थोड़ा लाइट कम लग रहा है मुझे वीडियो में, तो प्लीज़ बेयर करना, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बन के आएगी, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस। बाय बाय।